नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आपको पता है, हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे हमारा क्लास लाइव होता था। इस वादे के साथ कि आज जो हमारा सेशन है वो मॉडल पेपर होगा, मॉडल टेस्ट पेपर होगा। 50 प्रश्नों के इस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। पार्ट 1 समान ज्ञान, पार्ट 2 विज्ञान, पार्ट 3 गणित और पार्ट 4 यानी कि भाग 4 रीजनिंग। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन। अगर आपका ये सेशन 45 प्लस आप अचीव करते हैं तो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट जा रही है। तो चले स्टार्ट करेंगे आज के दिन के इस 50 प्रश्नों के सेट को। ये मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एक्चुअली मॉडल पेपर नहीं है, प्रीवियस ईयर का पेपर्स ही है। तो इस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के दिन का अग्निवीर स्पेशल क्लास शुरू करते हैं। आर्मी जीडी अग्निवीर कंप्लीट टेस्ट पेपर। लीजिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी हरिश्चंद्र। तो सही आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किस कार्यालय में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? मुझे लगता है सबको पता होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट दीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने है, मैं पढ़ देता हूँ। ए देहरादून, बी पुणे, सी दिल्ली और डी नागपुर। सही आंसर है ऑप्शन ए देहरादून। भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। ए नेपाल, बी भारत, सी मिस्र और डी मंगोलिया। तो सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी भारत। थार मरुस्थल भारत में ही है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? मुझे लगता है सबको पता होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए जयपुर, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी आगरा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है दिल्ली। ऑप्शन सी इंडिया गेट दिल्ली में है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? सब विश्व की दूसरी। ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी होत्से, सी नंदा देवी, डी केटू। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी केटू। जिन लोगों ने भी मार्क किया है बिल्कुल करेक्ट है आपका केटू। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कोसी और डी गंगा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ए जावा, बी ग्रीनलैंड, सी क्यूबा और डी मेडागास्कर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। बिल्कुल करेक्ट है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। चलिए 8वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, बी मुंबई, सी जामनगर और डी डिगबोई। तो सही आंसर है ऑप्शन सी जामनगर। बिल्कुल करेक्ट है। जामनगर में सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं 9वें की तरफ। प्रश्न नंबर 9। सोशल वेबसाइट फेसबुक के विकासकर्ता कौन है? मुझे लगता है सबको पता होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ए सुंदर पिचाई, बी ग्राहम बेल, सी मार्क जुकरबर्ग और डी रतन टाटा। तो सही आंसर है मार्क जुकरबर्ग, CEO फेसबुक है। सब लोग ये फेसबुक चलाते हैं, मुझे लगता है सबको पता होगा। चलिए 10वें नंबर के प्रश्न पे जाते हैं।
लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? ऑप्शन ए मनोनीत होकर, बी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, बी सी आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत, डी सीधे लोगों द्वारा चुने जाने। तो सही आंसर है सीधे लोगों द्वारा चुने जाने पे वोटिंग के थ्रू लोकसभा के सदस्य। चलिए प्रश्न नंबर 11, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है डैश महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। ऑप्शन ए मुंबई, बी लखनऊ, सी दिल्ली और डी इलाहाबाद। दोबारा पढ़ता हूँ, डैश महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए मुंबई, बिल्कुल करेक्ट है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 12वें की तरफ। और 12वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन राजा अशोक के पिता थे? निम्नलिखित में से कौन राजा अशोक के पिता थे? ए वीरभद्र, बी चंद्रभान, सी चंद्रगुप्त और डी बिंदुसार। तो मुझे लगता है सबको पता होगा, अशोक सम्राट के पिता का नाम था बिंदुसार। तो सही आंसर है ऑप्शन डी बिंदुसार। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 13वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए 14वें नंबर के प्रश्न पे बढ़ते हैं। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंडक, सी सरयू और डी गोमती। तो सही आंसर है यमुना, ऑप्शन ए। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15वें की तरफ। और ये रहा 15वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। किस देश को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए फिनलैंड, बी आयरलैंड, सी आइसलैंड और डी न्यूजीलैंड। तो सही आंसर है ऑप्शन ए फिनलैंड, बिल्कुल करेक्ट है। हजारों झीलों की भूमि है फिनलैंड। चलिए बढ़ते हैं 16वें नंबर के प्रश्न पे। और ये रहा 16वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। और प्रश्न 16, ऊर्जा डैश का प्राकृतिक स्रोत है? किसका है? ऑप्शन ए बैटरी, बी विद्युत, सी घर्षण और डी सूर्य। तो सही आंसर है आपका सूर्य। सूर्य से ऊर्जा मिलने का नेचुरल स्रोत है, यानी नेचर के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है वो प्राकृतिक होगी। चलिए बढ़ते हैं 17वें नंबर पे। जब चलती ट्रेन अचानक रुक जाती तो एक आदमी डैश गिरता है। किधर गिरता है? आगे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर या नीचे की ओर? तो सही आंसर है आगे की ओर गिरता है। जब भी कोई व्यक्ति चलती ट्रेन रुक जाएगी तो व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, गिर जाता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18वें पे। रेबीज डैश के कारण होता है। रेबीज कौन ये बीमारी है, ये किस कारण से होता है? और ये सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए कुत्ते के काटने से, बी अस्वस्थकर भोजन से, सी दूषित पानी से और डी प्रदूषण से। तो सही आंसर है आपका कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है रेबीज। चलिए 19वें नंबर के प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रक्त सार्वभौमिक प्राप्त करता है? यानी कि किसी से भी ले सकता है, सर्वग्राही कहलाता है। वो कौन सा ब्लड सेल्स है, ब्लड ग्रुप है? ऑप्शन ए बी प्लस, ऑप्शन बी बी प्लस। और ये प्लस से मतलब होता है पॉजिटिव, आप इसको पॉजिटिव बोले या प्लस बोले। सी ओ प्लस और डी ए प्लस। दोबारा पढ़ देता हूँ, ए बी पॉजिटिव,
ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी ओ पॉजिटिव और ऑप्शन डी ए पॉजिटिव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए बी प्लस पॉजिटिव। ये सबसे प्राप्त करने वाला जो है ब्लड ग्रुप है, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20वें पे। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए काला, बी उत्तल, सी बिमाल और डी अवतल। तो सही आंसर है अवतल, ऑप्शन डी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21वें की तरफ। 21वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि डैश डैश है? ऑप्शन ए हृदय, बी वृक्क, सी यकृत और डी फेफड़ा। मुझे लगता है सबको पता होगा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है आपका यकृत, ऑप्शन सी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 22वें की तरफ। 22वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को कहा जाता है? ए हाइड्रोकार्बन, बी कार्बनिक यौगिक, सी शर्करा और डी कार्बोहाइड्रेट। तो सही आंसर है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन ए। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न नंबर 23वें पे बढ़ते हैं और 23वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सोडियम का रासायनिक चिन्ह बताइए दोस्तों, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? ए SD, बी SO, सी Na और डी Nu। तो सही आंसर है Na, सोडियम का रासायनिक चिन्ह Na। चलिए प्रश्न नंबर 24वां। निम्न में से हृदयघात का कारण क्या है? हृदयघात यानी हार्ट अटैक, ऑप्शन ए रक्त प्रोटीन, बी कोलेस्ट्रॉल, सी रक्त में स्थित यूरिया और डी रक्त शर्करा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल। हृदयघात का कारण एक कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सब कारण नहीं होते हैं, बाकी कारण नहीं होते हैं। चलिए 25वें नंबर के प्रश्न पे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल डैश 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 है? ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी H2SO2, ऑप्शन सी HNO3 और ऑप्शन डी HCl। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए H2SO4। H2SO4 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम 26वें नंबर पे और 26वें नंबर का प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तेल, बी जल, सी लोहा और डी पारा यानी कि मरकरी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी पारा या मरकरी। ये थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। चलिए 27वें पे बढ़ते हैं और ये रहा 27वें नंबर का प्रश्न। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी टीन और डी सोना। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो आपको शायद पता होगा सबको कि बॉक्साइट जो होता है बक्सा, वो एल्युमिनियम का ही होता है अधिकतर। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28वें पे। हमारे शरीर में स्नायु डैश को जोड़ते हैं? हमारे शरीर में स्नायु को कौन जोड़ता है? ऑप्शन ए मांसपेशियों से त्वचा, बी मांसपेशी से हड्डी और सी पेशी से पेशी और डी हड्डी से हड्डी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी हड्डी से हड्डी। हमारे शरीर में जो स्नायु होती है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। चलिए प्रश्न नंबर 29वां देखिए।
और 29वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश 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 को मापने के लिए किया जाता है। ए भूकंप, बी हृदय स्पंद, सी धारा का प्रवाह और डी रक्तचाप। तो सही आंसर है ऑप्शन ए भूकंप, बिल्कुल करेक्ट है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप के रिएक्टर को पैमानों को मापने के लिए किया जाता है। चलिए 30वां प्रश्न देखिए। आसक्ति का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए अमीटर, बी कूलम्ब, सी वाट और डी जूल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। चलिए प्रश्न नंबर 31वां देखिए। यदि किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये और 2 वर्षों का मिश्र धन 1040 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपने हमारा सिंपल इंटरेस्ट का वो एक जब हमने पढ़ाया था सिंपल इंटरेस्ट का अलग से क्लास लिया हुआ, तो उसको अगर आपने देखा होगा तो हमने वो दर निकालने का फॉर्मूला बताया था। सबको मालूम होगा दर निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, दर रेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, दर निकालने के लिए 100 इंटू आपका साधारण ब्याज और डिवाइडेड बाई मूलधन गुणे समय। ठीक है, तो देखिए 100 इंटू 40 अपन 1000 गुणे कितना 2 वर्ष। तो ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, बच गया 4, 2 दूनी 4, बच गया 2, बच गया नीचे 1, 2 एकन्ने 2, 1 2 2। तो सही आंसर है आपका 2%। ब्याज की दर निकल के आ गया 2%। ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 32वें पे। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये सॉल्व कैसे होगा मैं बता दूं। ये आपका हो जाएगा 36 यहाँ है 4 यहाँ है, तो कुल हो गया 40 और 36 बेच रहा है तो 4 की हानि होती है, तो ऊपर आ जाएगा 4। ठीक है, 4 एकन्ने 4 और 4 दहा में 40। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 10% हानि की दर है। चलिए प्रश्न नंबर 33। इसको निकालने के लिए ये जो तरीका है 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 10 दहा में 100 प्लस 10 दहा में 100, 100 100 200 और 25 कितना हो गया 225। 225 रूट, तो रूट को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 15, 15 15 हम 225। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी 15 मीटर। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 34वें नंबर के प्रश्न पे बढ़ेंगे। किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो संख्या कितनी है। देखिए किसी संख्या का 3/4 यानी कि 3/4, तो 3/4 फ्रैक्शन में करेंगे 3/4 इंटू 100, तो 25 चौको 100, तो 25 तिहाई 75, यानी 3/4 निकल के आ गया 75। 75 का 2/5 यानी 2/5, 5 एकन्ने 5 और 5 पचे 25, तो 15 दूनी 30, 30 का वैल्यू 174।
निकल के आ गया। तो 100%, तो 30 के वैल्यू जो है 174, तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगा? 174 भागा 30 गुणे 100, तो भागा 30 करेंगे तो कितना होगा? 3 पच्चे 15, यानी कि 150। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा कट। ये यहाँ पे डेसिमल लगाइए, यहाँ पे 0 लगाए, 3 अट्ठे 24, यानी कि 240 कट गया। तो अब 1% की वैल्यू निकल के आ गई। 1% के बराबर 5.8, तो 100% के बराबर कितना? 580। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 580। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। समझ में नहीं आएगा वीडियो पॉज करके ज़रूर देखेंगे तो समझ में बिल्कुल आएगा। चलिए 35वें प्रश्न देखिए। यदि एक विषम संख्या 5 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका इकाई का अंक होगा? देखिए, इकाई का अंक अगर वो विभाज्य है, विषम है, विषम संख्या है, तो आपका प्रश्न से ही आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्रश्न से ही आंसर ऐसे मिल जाएगा कि एक विषम संख्या 5 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से, तो जब विषम संख्या आ गया तो उसके अंत में 2 या 4 नहीं होंगे, 3 या 5 ही होंगे। तो 3 और 5 में पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। तो जब इकाई का अंक 3 रहेगा तो वो 5 से कटेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। अब आप चेक कर लीजिए, या तो 25 कटेगा, या तो 45 कटेगा, या तो 65 कटेगा। कोई भी इकाई का अंक 5 रहेगा, तभी 5 से वो आप भाग दे पाएंगे। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 36। एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर हैं। इसके पहले हमने पढ़ाया था जो इससे पहले, तो उसमें हमने निकाला था। इससे पहले जो हमने टेस्ट पेपर सॉल्व किया था उसमें हमने निकाल रखा था आयत का परिमाप। तो फार्मूला क्या होता है आयत का परिमाप? मुझे लगता है आपको पता होगा। उसका फॉर्मूला ये है, आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे 2:L प्लस ब्रेथ। तो कितना है लंबाई आपका? ये यहाँ हो जाएगा 2, लंबाई 5 प्लस 4, तो 5 4 9 और 9 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 सही आंसर 18 मीटर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37वें पे। जब एक पासा फेंका जाता है तो संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या होगी? बताइए क्या होगी? जब एक पासा फेंका जाता है तो संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या होगी? तो देखिए, आपने लूडो खेला होगा। लूडो में कितने छक्के में कितने वो आते हैं? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो संभावित परिणामों की संख्या है ऑप्शन बी 6। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 38वां देखते हैं। इतना को भिन्न में बदलिए, 0.25 को भिन्न में बदलिए, तो क्या हो जाएगा? आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप सभी को पता ही होगा 1/4 ऑप्शन में दे ही रखा है, 1/4। इसको आप कर सकते हैं 0.25। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भिन्न में क्या हो जाएगा? 1/4। ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 39वें नंबर के प्रश्न को देखिए। एक व्यक्ति को 660 रुपये में एक घड़ी को बेचकर 40% रुपये की 40 रुपये की हानि हुई। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो उसका हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखिए 660 रुपये का था, नहीं 660 रुपये में बेचा, 40 रुपये की हानि हो गई थी, यानी कुल 700 का हो गया। तो करना क्या है, 40 भागा 700 इंटू 100, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, या फिर 40 में 770 का भाग दे दीजिए, इसको हटा दीजिए आप, ये हो जाएगा 40 भागा 700, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4/70, तो 4/70 भाग में जाएगा, नहीं जाएगा। देखिए यहाँ 70 रख दिया, 4 रख दिया। ठीक है, तो आपका कैसे निकलेगा? चालीस भागा 700 गुणे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब बच गया 7 भागा 40, कितना, 7 भागा 40, तो हो जाएगा 7 पंचे 35, आपका बच गया 5, तो डेसिमल लगाएंगे तो 0। ठीक है, 7 सते 49, 1, तो देखिए 5.7 आ गया ऑप्शन में। देखिए 5.7 वाला ये है, बिल्कुल करेक्ट है आपके ऑप्शन बी। चलिए 40वें नंबर का प्रश्न देखिए, 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 600 रुपये के मूलधन पर 4 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 600 रुपये के मूलधन पर 4 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज क्या है, PRT/100। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका हो गया, ये हो गया रेट डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इससे 2 कट गया, 6 पचे 30, 30 आपका साल भर का हो गया। अब 30 में 12 का भाग दे दीजिए, क्योंकि 12 महीने होते हैं साल भर में, तो 12 एक करने 12, 12 दूनी 24, बच गया कितना, 6। अब डेसिमल लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 60, 12 पचे 60, कट गया, तो 1 महीने का निकल गया 2.5, 2.5, तो 4 महीने का निकालना है, तो 4 महीने का 2.5 इंटू 4 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये। तो सही आंसर है 4 महीने का ब्याज 10 रुपये। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये देखिए 41वें नंबर का प्रश्न, 12, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्त है 30, 2, 60, 120। सॉल्व कर लेते हैं। 12, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्त है LCM 2, 6, 12 और 15। ठीक है, फिर 2, अब ये 3 और ये 6 और ये 15। ठीक है, अब फिर आपका 2, तो ये हो जाएगा 3, ये 3 और ये 15। अब 3 से ये कट गया, ये 3 पचे 15, अब ये 5 कट गया, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24 और 24 बचे 120। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 120, लघुत्तम समापवर्त इनका है 120, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 42वें नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करती है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। तो दोस्तों इसको आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से ले करके, तो मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए 245 में 16 का भाग दीजिए, 16 एकन्ने 16। ठीक है, बच गया 8, यहाँ लगा दिया ये वाला 5, 16 पचे 80। ठीक है, बच गया 5, तो देखिए शेषफल बचा 5 आपका,
यहाँ पे शेषफल 5 बचा। अब उसी से इसमें चेक कर लेंगे तो सही आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन सी 16। 16 से भाग देंगे 245 में और 1029 में, तो शेषफल जो निकल के आएगा वो रहेगा 5। चलिए 43वें नंबर का प्रश्न देखिए, हल कीजिए 102 का स्क्वायर। 102 का स्क्वायर कर लेना है। क्या करना है, 102 गुणे 102। तो ये आपका कैलकुलेशन जो निकल के आएगा 10,404। 10,404 सही आंसर है। 10,404 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 44वां देखिए, राम के पास 45,000 रुपये थे। अपने धन का 2/5 अपने सबसे बड़े बेटे और शेष धन का 1/3 अपने सबसे छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कितना धन शेष बचा। ऑप्शन ए 36,000, ऑप्शन बी 10,000 और ऑप्शन सी 18,000 और ऑप्शन डी 12,000। तो देखिए आपका हम कर लेते हैं सॉल्व इसको। राम के पास 45,000 थे तो वो उसने अपने बेटे को दे दिया कितना, 2/5। तो 2/5 करेंगे तो 45 गुणे 2 भागा 5, 45 दूने 90, ये हो जाएगा 5 9 45, यानी 9 दूनी 18। 18,000 बड़े बेटों को दे दिया, तो 18,000 जब बड़े बेटे को दे दिया तो 45,000 में से 18,000 निकल गया, 27,000 बच गया। अब 27,000 जब बच गया तो 27,000 में से ये लिखा है ना, शेष धन का 1/3 अपने छोटे बेटे को दे दिया। तो छोटे बेटे को दिया तो 1/3 करेंगे तो 1/3, तो 3 9 27, यानी कि उसने 9,000 27,000 में से 9,000 अपने छोटे बेटे को दे दिया। अब बच गया कितना, बच गया उसके पास 18,000। तो पूछ रहा है राम के पास कितना शेष धन बचा, तो ऑप्शन सी 18,000 रुपये बच गया। चलिए 45वें नंबर का प्रश्न देखा जाए, और ये रहा 45वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। किस छोटी से छोटी संख्या से 87 88 को विभाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो। नीचे से चेक कर लेते हैं। 87 88 से भाग देने पर 4 में 4 से हम भाग देते, क्या भागफल पूर्ण घन होगा। यदि 4 दूनी 8 कट गया, यहाँ बचा 7 7 4 1 4 बच गया 3, आपका 87 88 काटना है 4 से। नीचे से चेक करता हूँ, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 कट गया 7 7 बचा। अब देखिए 4 1 4 3 बचा, यहाँ 38 आ जाएगा। 4 8 32 4 9 36, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 4 7 28 कट गया। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2197। तो 2197 क्या पूर्ण घन प्राप्त हुआ है। जी हाँ, पूर्ण घन ही प्राप्त हुआ है। 13 गुणे 13 गुणे 13 करके चेक करेंगे तो 2197 आएगा, यानी 2197 किसका घन है, 13 का, और 13 किसका घनमूल है, 2197 का। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न नंबर हम 46वां देखेंगे। 46वें नंबर का प्रश्न ये रहा, ब्यूल्ट को 5#32 के रूप में और ट्राइब को @935 अपोस्ट्रोफी के रूप में लिखा जाता है। तो रूल को कैसे लिखेंगे। देखिए रूल को कैसे लेंगे, रूल यहाँ पे ले लिया। आर देखिए किस में है, इसमें आर नहीं है, इसमें आर है। तो टी के बाद आर है, @ के बाद 9 है, तो आर की जगह 9 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे है आर और यहाँ पे है 9। आर की जगह 9 लिखा, यू की जगह बी में यू है ब्यूल्ट में, तो हैश, ठीक है, यू का हैश। अब
एल यहाँ पे है आपका 2, एल है 2, ठीक है। ई किस में है, ई इसमें है एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी। तो सही आंसर है 9#2 एपोस्ट्रॉफी। क्या ये ऑप्शन में है, 9#2 एपोस्ट्रॉफी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, आपका प्रश्न नंबर 47वां। दिए गए विकल्पों में श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। 6, 13, 25, 51, 102। देखिए 6 दूनी 12 प्लस 1 13, 13 दूनी 26 माइनस 1 25, 25 दूनी 50 प्लस 1 51, 51 इंटू 102 माइनस 1 101। तो एक में बढ़ रहा है, एक में घट रहा है, एक में बढ़ रहा है, एक में घट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। 102 और प्लस 102, 101 प्लस 101 प्लस 1, तो 202 और प्लस 1 203। सही आंसर है ऑप्शन सी 203। चलिए 48वें नंबर पे बढ़ते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश एक छोर से 7वें पर है। मान लीजिए गणेश जो है बाएं साइड से 7वें पर है, ये गणेश हो गया और इसका 7th पोजीशन हो गया। तो इधर कितने लोग बैठेंगे, 6। दूसरे छोर से 11वें स्थान पे, यही गणेश दूसरे छोर से है 11वें स्थान पे, तो इधर इसके इधर कितने लोग बैठेंगे, 10। तो पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है, 10 ये हो गया, 10 6 16, एक कितने गणेश को मिला के 17। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 17। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। गणेश के इधर 6 बैठे, यहाँ पे गणेश बैठा, ठीक है। गणेश के इधर 6 बैठे, गणेश के इधर 10 बैठे, बीच में गणेश है, तो कितने हो गए, 10 6 इधर और 10 10 6 16, गणेश को मिला के 17। चलिए प्रश्न नंबर 49वां। एक निश्चित कूट भाषा में कैट को DDY के रूप में लिखा जाता है, तो बिग उसी कूट में बिग को कैसे लिखा जाएगा। देखिए सी के बाद डी आया है, ठीक है, तो बी के बाद क्या आएगा, सी। अब ए के बाद क्या आया है, डी, यानी कि BCD 3 बढ़ा, तो आई के बाद क्या होगा, JKL, ठीक है। अब देखिए टी के बाद क्या है, वाई, तो टी के बाद क्या हो जाएगा, UVWXY, यानी कि 5 बढ़ा। तो जी के बाद हम कैसे बढ़ाएंगे, जी के बाद कैसे बढ़ाएंगे, IJKLM, IJKLM, बी के बाद सी, ठीक है, सी के बाद यल, और जी के बाद 5 बढ़ेगा, HIJKL। तो CLL इस कूट का आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी CLL। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 50वें पे, और आज के दिन का आखिरी प्रश्न। फोटो में दिख रहे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा, वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। राजू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो राजू उस व्यक्ति से पिता समान संबंधित है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है, यानी कि उस पुत्री का, उसकी पुत्री का भाई हुआ, तो पिता समान संबंधित हुआ राजू उस व्यक्ति से। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।